नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं करंट अफेयर 17 जून के। तो फर्स्ट आर्टिकल बोल रहा है ये क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पेंडेमिक जो है कोविड-19 पेंडेमिक, इसने पूरे वर्ल्ड को जो है परेशान किया है। तो इसी को मतलब ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है हर कंट्री के लिए कि वो मिलकर साथ आएँ और जो है एक नया रिलेशन, नया कॉपरेशन स्टार्ट किया जाए। तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। मेनली फोकस किया गया है इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है। तो क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन इन डीलिंग विद द पेंडेमिक इग्नाइटिंग द होप फॉर न्यू एरा सोशल पार्टनरशिप टू एडवांटेज द साउथ एशिया। मतलब कि जो कोलैबोरेशन होने के बाद जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप डेवलप हो। ठीक है। तो भाई इसमें जो पूरा आर्टिकल है इसमें वही बात बताई गई है कि देख ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है। जिससे कि जो है क्रॉस कंट्री फ़ायदा हो, किस मतलब अपने लिए नहीं, दूसरी कंट्रीज़ को भी फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल जैसे कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, ये CLTS प्रोग्राम चलाया गया जिससे कि जो प्रॉब्लम है ओपन डेफिकेशन की वो दूर हो। डेवलप्ड बाय बांग्लादेशीज NGO इन पार्टनरशिप विद द इंडियन कंसल्टेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिया के साथ मिलके मतलब दोनों के बीच में कॉपरेशन हुआ और एक ओपन डेफिकेशन प्रोग्राम चलाया गया कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। तो ये भी दो कंट्रीज़ के बीच में क्या हो गया, कोलैबोरेशन हो गया। सिमिलरली ग्रामीण बैंक माइक्रो क्रेडिट मॉडल, ये जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ बहुत तेज़ी से। ठीक है। कि ग्रामीण बैंक जो है जो स्मॉल अमाउंट देते हैं जो लोग हैं गाँव के, जिससे कि वो अपना बिज़नेस कर सकें या जो भी अपना फसलें हैं उन्हें कोई दिक्कत अगर आ रही है तो वो पैसे ले सकते हैं बैंक से। तो ये मॉडल भी जो है बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा इंडिया का जो प्रोग्राम था भाई जनधन आधार वाला प्रोग्राम, वो भी जो है एक मॉडल बन सकता है इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया में, कि जो किस तरीके से जो है हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के वो लोगों तक पहुंचे बिना किसी करप्शन के। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली जो है एक नॉर्म मॉडल आया था, NORM नॉर्म मॉडल। ठीक है। इसमें क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ नो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन री एनफोर्सिंग द मैसेज एंड मॉडलिंग एंड एंडोर्समेंट बाय कम्युनिटी लीडर्स। ठीक है। ये चार स्टेप्स में जो है चार स्टेप्स में फंक्शन परफॉर्म करने थे जिससे कि जो है लार्ज सस्टेन्ड इंक्रीज हो मास्क यूसेज का। बात समझ में आई है कि हर कंट्री में जो है मास्क का यूसेज बढ़े, तो उसके लिए नॉर्म मॉडल लाया गया था। नॉर्म का जो फुल फॉर्म है आप इसको याद भी कर सकते हैं चाहे। एंड फॉर नो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन, वो जो है ये इन्फॉर्मेशन से आया है। R फॉर reinforcing द मैसेज और M फॉर मॉडलिंग एंड एंडोर्समेंट बाय कम्युनिटी लीडर्स। ठीक है। तो ये सब जो नॉर्म मॉडल है कहाँ पर चलाया गया था, लाहौर में, अहमदाबाद में, पेशावर में, हैदराबाद, ढाका, काठमांडू, दिल्ली। आप देखिए मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जो मेन मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर चलाया गया। तो मतलब क्यों, जिससे कि जो है एक कोई प्लान अगर कोई कंट्री के अंदर अच्छा है तो वो सभी कंट्री जो जिनके जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर हैं, शेयर्ड हैं, कॉमन्स हैं। भाई हम जानते हैं कि इंडिया के जो एथिकल वैल्यूज़ हैं या कल्चर्स हैं वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मैच करते हैं, नेपाल से, भूटान से मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास में अगर हम जाएंगे एशियंट इंडिया में तो ये सब पूरा रीजन एक ही था जिसको बोलते हैं हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो तो बाद में जो है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए तो ये डिवाइड हो गया है। लेकिन जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं इनके रहने का तरीका, ठीक है, और जो इनके हिस्ट्री है वो सेम मिलती जुलती है। तो इसलिए ये जो पेंडेमिक है ये एक मौका लेके आया है जिससे कि दोबारा हम उस चीज़ को समझें और सभी लोग मिलकर जो है एक ऐसा मॉडल तैयार करें जिससे कि इस रीजन का डेवलपमेंट हो अच्छी तरीके से। ठीक है। सिमिलरली जो सेवा एसोसिएशन है गुजरात की, SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो है वो 1 मिलियन लोगों तक पहुंची। मतलब उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी हेल्प थी वो दी। ठीक है। और बांग्लादेश से उन्होंने जो है अराउंड 1.5 मिलियन मास्क इंपोर्ट भी किए थे जिससे कि दूसरे स्टेट्स में भी हेल्प पहुँचे। तो ये पूरा आर्टिकल आप आराम से मेंस में अगर कोई आर्टिकल मतलब क्वेश्चन आता है इस तरीके से कीजिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द कंट्रीज़ इन साउथ एशियन रीजन, या साउथ एशियन रीजन को हम कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। तो उसमें आप ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं, उनको अगर आप कोट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, दैट इज़ अ राइट टू बी फॉरगॉटन।
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर में ही आता है। ठीक है, 2017 में ये चीज़ बताई गई। अब पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट की किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और मैं चाहता हूँ कि ये कि भाई मैंने पोस्ट कर दी है, गलती से पोस्ट हो गई है, मुझे उसको डिलीट करना है या हटाना है, तो जब मुझे वो राइट होना चाहिए कि मैं उसको हटा पाऊँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट टू बी फॉरगेटन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट लॉट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सर्व ऑन सर्व नो लेजिटिमेट इंटरेस्ट वॉज इनकरेक्ट और वॉज नॉट नेसेसरी और रेलिवेंट। ठीक है, फॉर नाउ इंडिविजुअल्स में रिक्वेस्ट डेटा होस्ट टू टेक डाउन सम कंटेंट एंड इट मे बी टेकन डाउन बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ द रिस्पेक्टिव होस्ट। तो बहुत से इंडिविजुअल्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो कुछ कंटेंट जो हटाया जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट। देर इज जनरल कंसेंसस दैट पीपल शुड बी अलाउड टू मॉडिफाई और डिलीट इन्फॉर्मेशन अपलोड बाय देमसेल्व्स। मतलब कि पीपल को ये अलाउ किया जाए कि वो जो डेटा अपलोड कर रहे हैं उसको मॉडिफाई कर सकें या डिलीट कर सकें उसमें से इन्फॉर्मेशन, अगर उनको बाद में समझ में आता है कि ये चीज़ गलत है। हाउएवर वेदर दिस एक्सटेंड टू इन्फॉर्मेशन अपलोड बाय थर्ड पार्टीज इज अनसर्टेन। लेकिन जो थर्ड पार्टी डेटा अपलोड करती है उसके बारे में जो है अनसर्टेनिटी अभी भी है। तो मेनली आपको इसमें ये समझना है कि जो राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो आपका प्राइवेसी का जो राइट है आर्टिकल 21 उसके अंदर में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है इंडिया का वो बढ़ गया है। मतलब जब फर्स्ट 2.5 मंथ्स में जो है वो डबल हो गया, डबल कलेक्शन हुआ है इस बार लास्ट ईयर से। तो भाई इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा है इंडिया को। तो इकोनॉमिक्स का जो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा और आप बताना चाहेंगे उसमें पूछेंगे कि देखिए भाई क्या क्या मतलब जो इम्प्लीकेशंस होती हैं अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ता है, तो वो इम्प्लीकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। तो अगर जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सर्ज मतलब बढ़ोतरी होती है तो उससे क्या होता है, उससे एक तो है मतलब कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है कंट्री से। ठीक है, इसके अलावा जो है इससे जीडीपी ग्रोथ में बल मिलता है। मतलब कि जीडीपी बढ़ने के आसार होते हैं अगर हमारा जो एक्सपोर्ट ज़्यादा है और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, तो उसका मतलब कि जीडीपी अच्छी ग्रो कर रही है। अब जान लेते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अ टाइप ऑफ टैक्स वेयर द इम्पैक्ट एंड द इंसिडेंस फॉल अंडर द सेम कैटेगरी कैन बी डिफाइंड एज डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि अगर जो है इम्पैक्ट और इंसिडेंस मतलब कि जो पे में वो सेम ही लोग के ऊपर हो। भाई फॉर एग्जांपल मैं अगर सपोज़ मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, तो मैं ही तो इनकम टैक्स पे करूँगा। मतलब कि जो है मेरी सैलरी 1 लाख महीना और मैं मुझे ही इनकम टैक्स पे करना है, दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली अगर सपोज़ एक कोलगेट है, कोलगेट पर जो है सपोज़ 18% जीएसटी लगा रखा है, तो 18% जीएसटी खाली मुझे नहीं पे करना, जो भी कोलगेट यूज़ करेगा उसको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इसका इम्पैक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का वो सब पे बराबर होता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स का जो इम्पैक्ट होता है वो सब पे बराबर नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि जो कोई व्यक्ति कितनी अर्निंग करता है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स के बहुत मतलब कौन कौन से होते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो वेल्थ टैक्स, एस्टेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब जो है किसमें आते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में। अभी कैबिनेट ने जो है यूनियन कैबिनेट जो है उसने जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने का जो प्लान था उसको अप्रूवल दे दिया है। तो अब जान लेते हैं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में, ये एक तो जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उसके अंडर में आती है। और इसके अंदर क्या काम होता है, एंगेज इन रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्शन टेस्टिंग मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट रेंज इन द एरियाज ऑफ एयर लैंड एंड सी सिस्टम। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं। ठीक है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे पुराना है हमारे इंडिया का। मतलब इंडिया का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है सबसे पुराना है पूरे वर्ल्ड में। अभी इसमें जो है अराउंड 80,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं और इसको फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं या फिर फोर्स बिहाइंड द आर्म फोर्सेस, क्योंकि जो भी आर्म फोर्सेस को मतलब जो इक्विपमेंट चाहिए, आर्टिलरीज गन्स चाहिए, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर में ही बनती हैं। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इंडिया का वो 35th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड के अंदर, सेकेंड लार्जेस्ट एशिया में है और इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है डिफेंस इक्विपमेंट का। ठीक है,
अब इसका जो कॉर्पोरेटाइज किया है उसका फ़ायदा क्या होगा, क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो है फैक्ट्री बोर्ड 1775 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, उसके बाद जो है पीएम मोदी का जो विज़न था वो ये था कि जो है कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाना चाहिए और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बूस्ट होने के लिए जो है प्राइवेट प्लेयर्स आएँ, वो इन्वेस्टमेंट करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर। इसी वजह से ये कॉर्पोरेटाइज किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। व्हाट इज़ सेफ हार्बर प्रोटेक्शन? जो आईटी एक्ट पास हुआ है अभी, जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर, उसी में ये क्लॉज दिया गया है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ आई टी एक्ट 2000, एन इंटरमीडियरी शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम, देयरफॉर प्रोवाइडिंग सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल भाई फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक के ओनर्स हो गए एक तरफ, और एक तरफ हो गया मैं, जो मैं फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं कोई गलत डेटा पोस्ट कर रहा हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और वो पोस्ट होने से पहले जो फेसबुक के ओनर्स हैं, जो उसको मैनेज कर रहे हैं फेसबुक को, जो पोस्ट को डिसाइड करते हैं कि जब पोस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सेफ़ हार्बर प्रोटेक्शन जो है, जो ओनर्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन देता है कि अगर जो है मैं कोई गलत पोस्ट करूँगा तो मैं ही लायबल हूँ, उसमें कंपनी के ओनर्स लायबल नहीं हैं। ठीक है, अब इसकी बात क्यों आई है? टू पुट सिंपली द लॉज नोट्स इंटरमीडिएट सच ट्विटर ऑन योर आईएसपी। और वही बात मैंने जो बताई है आपको। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई पोस्ट करता हूँ ट्विटर पर, ठीक है, तो आर नॉट लाइबल टू पनिशमेंट इफ थर्ड पार्टी, मतलब कि यूज़र्स जो है मिस यूज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन केस ऑफ इन दिस केस द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर जो है मैं जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर हो गया या फेसबुक हो गया, उसका मिस यूज़ करता हूँ, गलत भावनाएं उस पर पोस्ट करता हूँ, जिससे कि जो है जो वायलेंस है वो क्रिएट हो सकता है कंट्री के अंदर, तो उसमें जो ट्विटर है या फेसबुक है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। अगर ये एक्ट की, ये जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन की बात की जाए, इसके अंदर में ये चीज़ बताई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है डीप ओशन मिशन। ठीक है, जो 2018 में प्रपोज किया गया था बजट के अंदर, डीप ओशन मिशन, उसको अप्रूवल मिल चुका है। अब इसमें क्या होगा, एक तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये काम करेगा डीप ओशन मिशन, जैसे इसरो काम करता है, स्पेस एक्सप्लोर करता है, सिमिलरली जो है अब डीप ओशन के अंदर डीप में जाकर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, ये आर्टिकल बहुत ही टाइम से बहुत फेमस है कि ये माना जा रहा है कि जैसे समुद्र के अंदर पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स हैं जो कि मीथेन के रिजर्वायर हैं। अगर इनको हमने सही से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इतना मतलब जो है सीएनजी डेवलप कर सकते हैं हम, कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और पेट्रोल से डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को, और भी चीज़ें हैं जो हमें समुद्र से मिल सकती हैं जब हम एक्सप्लोर करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अंडर वाटर रोबोटिक्स हो गया, मैंड सबमर्सिबल आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन विच विल हेल्प इंडिया हार्नेस वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग वाटर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम द सी बेड डीप वाटर। मतलब कि जो है रिसोर्सेज जो है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, दोनों को ही हमें हार्नेस करना है फ्रॉम द सी बेड और डीप वाटर से। ठीक है, द टास्क दैट विल बी अंडरटेकन ओवर दिस पीरियड इंक्लूड डीप सी माइनिंग, सर्वे, एनर्जी एक्सप्लोरेशन एंड ऑफशोर बेस्ड डिसैलिनेशन। ठीक है, इस चीज़ पर बेस्ड होगा ये मिशन स्टार्टिंग में। These technological developments are funded under an umbrella scheme of the government called ओशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी। ये ओ स्मार्ट करके एक मतलब स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, इसी के अंडर में जो है ये डीप ओशन मिशन काम करेगा। ओ स्मार्ट की आप फुल फॉर्म याद कर लेना चाहे तो ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस। ठीक है, ये ओ स्मार्ट इस तरीके से नाम आया है। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं कि यूनियन कैबिनेट ने जो है ये प्रपोजल अप्रूव कर लिया है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स का, कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स जो है दिए जाएं फॉर पी एंड के फर्टिलाइज़र्स, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस के पे बेस्ड जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको 2021-22 के साल के लिए। ठीक है, अब इसमें जो जानने वाली बात यह है वो ये है कि ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या थी। इस स्कीम के अंडर ये 2010 में लागू हुई थी। इसमें यह है कि अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिसाइडेड ऑन एन एनुअल बेसिस प्रोवाइडेड ऑन ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडाइज्ड फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स एक्सेप्ट फॉर यूरिया बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट इन दैम। मतलब कि जिस भी जो आपका फर्टिलाइज़र है उसमें अगर
फॉस्फेटिक और पोटेशिक कंपाउंड होगा तो उनको सब्सिडी दी जाएगी अगर वो अपने फर्टिलाइज़र्स में इनका यूज़ करते हैं तो। ठीक है, ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स अंडर द केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स जो मिनिस्ट्री उसके अंडर में आती है वो ये स्कीम रन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में, जो है ये डिसाइड किया है कि ये क्या एजेंडा रहेगा इस साल का पीएससी का। तो जैसा कि आप जानते हो बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये डिले होता गया और अभी भी जो है वैक्सीन प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई एजेंडा नहीं बन पाया है पीएससी का। तो पीएससी जान लेते हैं कि ये क्या होती है पीएससी के बारे में। तो पीएससी हर साल बनाई जाती है जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा के। जो मेंबर्स हैं उनका जो कार्यकाल है पीएससी के अंदर वो 1 साल का होता है। चेयरमैन जो है स्पीकर अपॉइंट करते हैं लोकसभा के, और 1967 से जो ये चेयरमैन है कमेटी का वो सिलेक्ट होता है कहाँ से, अपोजिशन पार्टी से। ठीक है, जो चेयरमैन बनता है इस कमेटी का पीएससी का वो बनता है अपोजिशन पार्टी से। ठीक है, इसका जो मेन काम है वो वही है कि जो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं कैग, उनकी जो रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करना, पीएससी का काम ये होता है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है कि टीबी के ऊपर, टीबी पर बेस्ड जो है डब्ल्यूएचओ ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, ग्लोबल ड्राइव टू स्केल अप टीबी प्रिवेंशन। तो उस पर एक वर्चुअल हाई लेवल इवेंट हुआ था, तो उसके बारे में चर्चा है ये कि इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था, टू डिस्कस की एक्शन नीडेड एट द ग्लोबल एंड कंट्री लेवल टू स्केल अप टीबी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एंड ड्राइव प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग द 2022 यूएन हाई लेवल मीटिंग टारगेट ऑन टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। मतलब कि वही चीज़ है, डब्ल्यूएचओ ने प्रोग्राम लॉन्च किया था जिससे कि आखिर हर कंट्री का क्या इनिशिएटिव है, क्या प्रोग्रेस है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि किस बैक्टीरिया से होती है, ये बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। इससे जो है क्या होता है, मेनली ये लंग्स पर इफेक्ट करती है और दिस डिजीज इज स्प्रेड व्हेन द पीपल हु आर सिक विद पल्मोनरी टीबी एक्सपेल बैक्टीरिया इनटू द एयर, फॉर एग्जांपल बाय कफिंग। किसी को अगर टीबी है तो वो कफ के द्वारा बैक्टीरियाज को एयर में छोड़ता है जिससे दूसरे लोगों को भी टीबी हो सकती है। इंडिया का जो एफर्ट इस तरह वो क्या है कि इंडिया ने एक फुली फंडेड नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च किया है जिससे कि टीबी का एंड हो सके। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स 15 मिलियन पीपल्स हैव बीन ट्रीटेड। ठीक है ना, इंडिया के अंदर। और इंडिया का जो है ये प्रोग्राम है कि उसने जो है नेशनल स्केल अप ऑफ टीबी ट्रीटमेंट, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को अचीव कर लिया है। मतलब पूरे देश में टीबी का इलाज अब पॉसिबल है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है 8th एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग के बारे में, ADMM प्लस, वो अभी हेल्ड हुआ। अब ये होस्ट किया किसने, ब्रुनेई ने। तो अब जान लेते हैं कि ADMM प्लस क्या है। ये जो है ADMM जो एशियान की जो डिफेंस, एशियन कंट्रीज़ हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है एक। लेकिन प्लस में क्या है, कुछ कंट्रीज़ और इसमें ऐड हो गई हैं जिनको बोलते हैं 8 डायलॉग पार्टनर्स। उसमें कौन कौन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड USA। ठीक है, तो इनको मिला के जो है ये ADMM प्लस कहलाता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस यही है कि टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन। आगे बात समझ में, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 484 मिलियन का जो है MOU साइन किया है। किसके लिए, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए, तमिलनाडु के अंदर। जो ये CKIC है, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये जो है किसका पार्ट होगा, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो कि वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक स्ट्रेच है। तो ईस्ट कोस्ट का जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका पार्ट ही रहेगा ये CKIC। अब जान लेते हैं व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इट इज़ अ कॉरिडोर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सर्विस दैट वुड पास थ्रू द स्टेट्स एज मेन आर्टरीज। मतलब कि एक ऐसा रास्ता, ऐसा कॉरिडोर जहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। मतलब कि डिफरेंट वेज से हम ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं और जो स्टेट है उसकी मेन सिटीज़ से होकर ये जाना चाहिए जिससे कि स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो अभी तक जो है मेन जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने हैं 11, वो जान लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, चेन्नई बेंगलुरु हो गया। CBIC जो है मतलब कि जो ये वाला है आपका
CBSE टू कोची वाया कोयम्बटूर। CBSE क्या है, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ऊपर वाला, उसको आगे एक्सटेंड किया गया है कोची तक वाया कोयम्बटूर। इसके अलावा अमृतसर कोलकाता, हैदराबाद नागपुर, हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद बेंगलुरु, बेंगलुरु मुंबई, ठीक है ना। ईस्ट कोस्ट वाला कॉरिडोर जो अभी आगे एक्सटेंड किया गया है, उड़ीसा दिल्ली नागपुर, ये आपके 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फ़ायदा यही होता है कि अगर ये बनते हैं तो इससे जो है देश में जो है ट्रेड बूस्ट होता है और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और GDP में फ़ायदा मिलता है। चलिए अगला आर्टिकल है कि यूनियन कैबिनेट ने जो है इंडिया इनलैंड वेसल बिल 2021 को अपनी मंजूरी देती है इसको पास करने की, जो कि रिप्लेस करेगा इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917। इस बिल का फ़ायदा ये है कि इट विल रेगुलेट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इनलैंड वेसल्स, ठीक है। तो मैं देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं इसके मेन। तो इट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड लॉ फॉर द एंटायर कंट्री इंस्टीड ऑफ सेपरेट रूल्स फ्रेम्ड बाय द स्टेट्स। पहले क्या था कि जे कि हर स्टेट के अपने अलग अलग रूल्स थे इनलैंड वेसल्स को लेके, अब पूरी कंट्री में एक ही रूल चलेगा चाहे कोई भी स्टेट हो। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर द प्रपोज लॉ विल बी डीम्ड टू बी वैलिड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर विल बी नो नीड टू सीक सेपरेट परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यापारी है, अगर वो सामान चाहता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना डिफरेंट पोर्ट का यूज़ करके, तो उसको केवल एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और वो किसी भी स्टेट से अपना सामान मंगा सकता है या भेज सकता है। डिफरेंट स्टेट से परमिशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी उसको, बहुत अच्छी बात है। बिल प्रोवाइड्स फॉर अ सेंट्रल डेटा बेस फॉर रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ द वेसल रजिस्ट्रेशन क्रू ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। एक डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें सभी जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपलोड होगी, जिससे कि ईजिली एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से, अच्छा बिल है ये। अब देखते हैं जलगांव बनाना के बारे में। इसको GI टैग मिला था कब, 2016 में, ठीक है। तो जलगांव जो है डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। इंडिया जो है बनाना प्रोडक्शन में जो है लीडिंग कंट्री माना जाता है। अराउंड 25% शेयर है इंडिया का इन द टोटल बनाना प्रोडक्शन में। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जो हैं ये कम से कम 70% ऑफ द कंट्रीज बनाना प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलकर जो है क्या है, गुजरात का जो लोथल सिटी है जो एंशियंट पोर्ट था, वहाँ पर जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सोचा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डेवलप्ड होगा एज एन इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेयर द मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम्स वुड बी शो कास्ट, ठीक है। जो यूनिक फीचर होगा ये NHMC का, ये क्या है, रिक्रिएशन ऑफ द एंशियंट लोथल सिटी विच इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज़ ऑफ द एंशियंट इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन डेटिंग टू द 2400 BC। सब चीज़ आपको मालूम ही है कि लोथल सिटी एंशियंट पोर्ट था, तो उसको रिक्रिएट करना जिससे कि लोगों को मालूम चले आखिर इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी एनरिच थी और जो आने वाली जनरेशन है वो सीखे इस चीज़ से। नेक्स्ट है आदि प्रशिक्षण पोर्टल, जो है सेंट्रल रिपोजिटरी पोर्टल है किसका, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होता है, जो डिफरेंट ये इंस्टीट्यूट्स हैं कौन कौन से भाई, आपका मिनिस्ट्री, नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इस सब के द्वारा ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है, आदि प्रशिक्षण पोर्टल, ठीक है। इट इज़ द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट बाय द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो दोस्तों ये आर्टिकल्स थे आज के, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।